दो आदमी सड़क पर चल रहे होते हैं। तभी सफर करती हुई सेलिना उनसे टकरा जाती है और अनजाने में उन्हें डरा देती है। वह महसूस करती है कि उसके शरीर के निचले हिस्से की वजह से उसे एक अच्छे ताकतवर पति को ढूंढने में दिक्कत हो सकती है। उधर डोलन वापस घर पर होता है। एरी और मगारू के साथ जादुई औषधियां तैयार कर रहा होता है। बुजुर्ग मगारू बताती है कि दवाइयों की जड़ी बूटियों से अलग जादूगरों की जड़ी बूटियां उन तत्वों से बनती हैं जिनमें जादुई शक्तियां बनाना इतना जटिल है कि अगर जादू की मात्रा में जरा सी भी गलती हो जाए तो यह जानलेवा हो सकता है। लगभग जैसे उसके शब्दों में कोई जादू हो। उसी समय डोलन औषधि बनाते हुए गलती कर देता है और सारे तत्व नष्ट हो जाते हैं। मगारू उसे डांटती है, यह कहते हुए कि उसे अपने काम में अधिक सावधानी बरतनी चाहिए। डोलन खुद से निराश हो जाता है, जिसे एरी को बिल्कुल पसंद नहीं आता क्योंकि उसे उसकी मुस्कान अच्छी लगती है। इसलिए वह उसे प्रोत्साहित करती है, यह कहकर कि उसका औषधीय जड़ी बूटियों पर अच्छी नजर है और वह एक अच्छा इंसान है जो हमेशा बच्चों का ख्याल रखता है। वह यह भी जोड़ती है कि उसे वह एक व्यक्ति के रूप में कितना अच्छा लगता है और वहीं अपनी प्रशंसा खत्म करती है। दादी मगरू छोटी बच्ची की अंदरूनी भावनाओं को समझ जाती हैं, लेकिन हमारा मोटी खोपड़ी वाला नायक इसे नहीं समझता और उल्टा एरी की तारीफ करते हुए कहता है कि औषधि बनाने के लिए वही सबसे उपयुक्त है, वह नहीं। मगरू भी सहमति जताती है और एरी को दिन के लिए छुट्टी दे देती है। जैसे ही एरी चली जाती है, डोलन रात में इधर उधर टहलने लगता है, यह सोचते हुए कि वह इस काम में इतना खराब क्यों है, क्योंकि वह अनंत काल तक एक ड्रैगन रहा है। उसे कभी दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए उसके पास इस क्षेत्र का कोई अनुभव नहीं है। मगारू उसे शांत रहने के लिए कहती है, यह बताते हुए कि सही तरीके से सीखने में कोई शॉर्टकट नहीं होते, और उसे अगले पाठ में सिखाना शुरू करती है कि जहर से एंटीडोट कैसे बनाया जाता है। पाठ के बाद डोलन दोपहर के भोजन के लिए एरी के परिवार के साथ जुड़ता है और खाना शुरू करने से पहले एरी का परिवार मदर ऑफ अर्थ मायरल की प्रार्थना करते हैं। डोलन मायरल की मूर्ति को देखता है और सोचता है कि उसे मिले हुए कितना समय हो गया है, इस ओर संकेत करते हुए कि वह शायद जल्द ही इस कहानी में प्रकट हो सकती है। दोपहर का भोजन करने के बाद वह गांव की ओर वापस दौड़ता है क्योंकि वह अपने नियमित प्रशिक्षण के लिए देर होने वाला है। रास्ते में वह एक गाय वाली महिला से टकराता है जिसके हाथ में बड़े जग होते हैं, यानी जो उसे संदिग्ध रूप से ताज़ा दूध पीने का प्रस्ताव देती है। जाहिर है गांव वालों को उसका खुद का दूध देती है और ऐसा कहा जाता है कि इसका स्वाद बेहद लाजवाब होता है। तो वह सिर्फ एक घूंट लेने का फैसला करता है, लेकिन पूरा दूध एक ही बार में गटक जाता है और फिर से भागने लगता है क्रिस्टीना के पास से गुजरते हुए, जिसे वह ध्यान भी नहीं देता। प्रशिक्षण मैदान में एल्बर्ट बच्चों को भाला चलाना सिखा रहा होता है और जब डोलन आता है तो उन्हें ब्रेक दे देता है, लेकिन ब्रेक लेने के बजाय बच्चे डोलन की तरफ दौड़ते हैं, यह दिखाने के लिए कि उनके पास जो भाला है वह कितना अच्छा है। यह दर्शाता है कि बच्चे इस लाखों साल पुराने आदमी को कितना पसंद करते हैं। अचानक डोलन पास के जंगल में एक राक्षस की उपस्थिति महसूस करता है और रात में जब कोई नहीं होगा तब अकेले ही इसे देखने का फैसला करता है। वह जंगल के अंदर जाता है, यह सोचते हुए कि एक राक्षस जिसकी आभा इस प्रकार के वातावरण में जीने के लिए अनुकूल नहीं है, यहाँ क्यों आया है। अपनी चीटिंग स्किल्स का उपयोग करते हुए डोलन राक्षस के स्थान का पता लगाता है और उसे झाड़ियों के पीछे निजी टहलते हुए पाता है। राक्षस कोई और नहीं बल्कि सेलिना है और डोलन उसे ऐसे आराम से नमस्कार करता है जैसे वह बातचीत के मूड में हो। सेलिना सही मायनों में डर जाती है और गलती से गर्म पानी के बर्तन पर कदम रख देती है, लेकिन इससे पहले कि उबलता हुआ पानी उस पर छींटे मार सके, रिजलॉट कूदकर उसे बचा लेता है। वह उससे विनती करती है कि वह उसकी ओर न देखे, लेकिन वह उसे बताता है कि वह कितनी सुंदर लग रही है। शर्म के मारे सेलिना अपनी आंखें बंद कर लेती है और डोलन से कम उसे सम्मान दिखाने के लिए अपनी आंखें बंद करने के लिए कहती है, लेकिन वह मना कर देता है क्योंकि वह उसकी सुंदरता का आनंद लेना चाहता है। वह उससे संयम दिखाने की भीख मांगती है, लेकिन यह शाब्दिक सैवेज ड्रैगन मानता है कि एक प्राणी के लिए आकर्षक और गर्म प्राणियों की तलाश करना स्वाभाविक प्रवृत्ति है। हाँ भाई, अब हद पार कर चुका है। इसलिए सेलिना उसे एक बड़ा सा लाल निशान उसके चेहरे के दाहिनी ओर थप्पड़ मारकर छोड़ देती है, उसे यह समझाते हुए कि उसे एक औरत के प्रति अधिक सम्मान दिखाना चाहिए। खैर, वे इस मुद्दे को पीछे छोड़ते हैं और सेलिना समझाती है कि वह यहाँ क्यों है, जबकि उसे दूसरी दिशा में जाना चाहिए था। चूंकि सभी इंसान उससे डरते हैं और शायद उसे मारने की कोशिश करेंगे, उसने निष्कर्ष निकाला कि डोलन को अपना संभावित साथी चुनना उसके लिए बेहतर होगा, और यही वजह है कि उसने अपना रास्ता बदलकर यहाँ आना चुना। डोलन को यह एहसास नहीं होता कि सेलिना उसका बच्चा चाहती है और वह उसे अपने गांव में रहने का सुझाव देता है, यह कहते हुए कि उसके गांव के लोग आधे इंसानों और राक्षसों के प्रति दोस्ताना व्यवहार रखते हैं।
और वह गाय वाली महिला का उदाहरण देता है। लेकिन हाँ, गाय वाली महिला तो सचमुच अपने शरीर के साथ समझौता करती है ताकि वहाँ के लोगों के साथ रह सके। लेकिन जो भी हो, डोलन किसी तरह सेलिना को गांव में रहने के लिए मना लेता है, यह भी जोड़ते हुए कि अगर वह उसके साथ रहेगी तो उसकी जिंदगी और ज्यादा मजेदार हो जाएगी। वह अनजाने में उससे काफी फ्लर्ट भी कर देता है। दोनों हाथ मिलाकर सौदा पक्का करते हैं और पिछली बार की तरह डोलन उसे अपनी जीवन ऊर्जा का कुछ हिस्सा देता है जिसे वह बहुत पसंद करती है, जैसा कि उसके चेहरे के हाव भाव से पता चलता है। अब जबकि वह गांव में रहने के लिए तैयार हो जाती है, डोलन एक योजना बनाता है कि वह कैसे गांव वालों को इसके लिए मना सके, क्योंकि वह उसे यूं ही अचानक गांव में नहीं ला सकता। सेलिना अगला मांस का बैच गांव वालों के लिए छोड़ती है और वे अपने कप्तान को इसे देखने के लिए बुलाते हैं। उन्हें यह पसंद नहीं आता क्योंकि उन्हें नहीं पता कि कौन उन्हें यह मांस लाकर दे रहा है। निशानियों की जांच करते हुए मालिडा मानता है कि यह पूरी तरह से सांप के निशान नहीं दिखते। तभी कोई उन्हें याद दिलाता है कि उन्होंने आधे इंसान की छाया देखी थी। यह सुनकर कैप्टन बैलोन तुरंत अंदाजा लगाता है कि यह एक लामिया है। वह मानता है कि यह एक बहुत ही खतरनाक प्रजाति है, लेकिन सोचता है कि यह अपना शिकार पीछे क्यों छोड़ रही है। वह यह भी सोचता है कि लामिया का मकसद क्या हो सकता है। थोड़ी ही देर बाद गांव के बुजुर्गों की एक बैठक बुलाई जाती है ताकि इस मुद्दे पर विचार किया जा सके। हालांकि वे सभी मानते हैं कि लामिया दुष्ट होती है, लेकिन फिर भी वे समझ नहीं पा रहे हैं कि यह प्राणी हर रोज उन्हें शिकार क्यों दे रहा है। उनके विचार विमर्श के बीच मालिडा बेवकूफ़ी से यह टिप्पणी करता है कि लामिया द्वारा लाया गया मछली का स्वाद कितना लाजवाब था। जैसे ही वह यह कहता है, उसे कैप्टन बलौन द्वारा चेतावनी दी जाती है। तभी वह सुझाव देता है कि वे एक टीम बनाकर लामिया को मारने निकलें। हालांकि गांव में ज्यादा लोग नहीं होने के कारण बुजुर्ग इसे एक बुरा विचार मानते हैं। इसके बजाय वे सुझाव देते हैं कि राजधानी से और लोग मंगवाए जाएं और तुरंत एक संदेशवाहक भेजने की तैयारी करते हैं। उधर डोलन सोचता है कि वे लोग किस बारे में बात कर रहे होंगे। वह चिंतित है कि इंसानों और राक्षसों के बीच इतनी गहरी नफरत है कि उनके लिए एक दूसरे को समझना मुश्किल है। फिर भी उसे उम्मीद है कि सेलिना के साथ बनाई गई उसकी योजना काम करेगी। दूसरी ओर जबकि बुजुर्ग गंभीर विचार कर रहे होते हैं, भविष्यवक्ता मगुरो उन्हें याद दिलाती है कि हो सकता है कि लामिया वैसी खतरे वाली न हो जैसी वे सोच रहे हैं, क्योंकि उसने अब तक उन्हें शिकार भेजा है। वह उन्हें अपने भविष्यवाणी के नतीजे का इंतजार करने का आग्रह करती है, इससे पहले कि वे कोई नतीजा निकालें। तभी इयारी नतीजों के साथ वहां आती है और उन्हें मागुरो को सौंपती है। जांचने के बाद वह बताती है कि लामिया शुभ संकेत लेकर आई है और उन्हें धैर्य रखने के लिए कहती है ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसका असली मकसद क्या है। यह सुनकर डोलन खुशी खुशी जंगल में भागता है ताकि सेलिना को यह जानकारी दे सके। वहां पहुंचकर वह उसे बताता है कि अब उनकी योजना के आखिरी चरण के साथ आगे बढ़ा जा सकता है, क्योंकि गांव वालों की शत्रुता अब खत्म हो गई है। वह इससे खुश लगती है और डोलन को अब तक उसकी मदद के लिए धन्यवाद देती है। हालांकि वह कहता है कि वह यह सब केवल उसके लिए कर रहा है। आखिरी कदम के साथ वह उसे योजना के अंतिम चरण के बारे में बताता है। अगली सुबह कैप्टन बालिन गांव के सभी पुरुषों और सैनिकों को इकट्ठा करता है और उन्हें लामिया के दिखाई देने के बारे में सूचित करता है। वह उन्हें गांव की रक्षा करने का आदेश देता है और कुछ बाहरी अभ्यास करने का सुझाव देता है। जैसे ही वह बोलता है, उसका बेटा टोरो उसे गर्व से देखता है और अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाता। एक तरफ वह कहता है कि वह गांव की रक्षा करना चाहता है और दूसरी तरफ वह गर्व महसूस करता है। उधर डिलन सोचता है कि यह सभा उनके योजना के अंतिम चरण में मदद करेगी और आखिरकार यह सेलिना को गांव में स्वीकार किए जाने तक ले जाएगी। इसी बीच सेलिना दूर से यह सब देखती है और इस पर घबराई हुई है। वह खुद को डोलन द्वारा रात में समझाई गई योजना की याद दिलाती है। जाहिर है योजना में उसे उन भेदी खरगोशों के झुंड से डोलन को बचाना शामिल है, जो उस जगह में रहते हैं जहां यह बाहरी अभ्यास होगा। डोलन की योजना है कि वह उन खरगोशों के ठिकाने में भाग जाए जबकि सेलिना उसकी जान बचाए। उसे यकीन है कि ऐसा करने से लोग सेलिना को एक अच्छे इंसान के रूप में देखेंगे। योजना याद करके सेलिना घबराहट से इशारे का इंतजार करती है। तभी अचानक जब कैप्टन बालन लोगों को संबोधित कर रहा होता है, एक सैनिक जंगल से दौड़ता हुआ आता है। उसे देखकर वे तुरंत मान लेते हैं कि उसे लामिया पीछा कर रही है। यह सुनकर डोलन चिंतित हो जाता है क्योंकि उसने अब तक सेलिना को इशारा नहीं दिया था। साथ ही सेलिना को यह सुनकर झटका लगता है कि एक लामिया सैनिक का पीछा कर रही है, क्योंकि वह तब से अपने छिपने की जगह से बाहर नहीं निकली थी। तभी वह सैनिक बताता है कि यह लामिया नहीं थी बल्कि एक भालू था। उसी समय लाल आंखों वाला एक विशाल भालू उसके पीछे दिखाई देता है।
यह देखकर कैप्टन बालन सभी सैनिकों को पीछे हटने का आदेश देता है। जैसे ही वे भागते हैं, उसका बेटा टोरो फिसल जाता है और खुद को भालू के लिए एक आसान शिकार बना लेता है। ये देख भालू उसकी तरफ बढ़ता है और उसे काटने ही वाला होता है। तभी डोलन लड़के की तरफ दौड़ता है। उसी समय सेलिना भी ऐसा ही करती है और दोनों मिलकर लड़के को बचा लेते हैं, लेकिन सेलिना को भालू द्वारा एक खरोंच लग जाती है। तभी सेलिना लामिया की एक विशेष शक्ति का उपयोग करती है, जिसे इविल आइज कहा जाता है, और भालू को जंगल में वापस जाने का आदेश देती है। जब वह ऐसा करती है तो सभी लोग यह देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं। हालांकि वह खून बहा रही थी, वह लड़के की चिंता करती है और जानना चाहती है कि वह ठीक है या नहीं। उधर वह काफी खून बहा रही थी। इस बात को नजरअंदाज करते हुए कैप्टन बालन आदेश देता है कि टोरो और डोलन तुरंत सेलिना से दूर हो जाएं। हालांकि टोरो अपने पिता के आदेश का पालन करता है, लेकिन डोलन इनकार कर देता है। वह कप्तान को याद दिलाता है कि लामिया ने अभी अभी उसके बेटे की जान बचाई है, लेकिन वह मूर्ख कप्तान अपनी इस मान्यता पर अड़ा रहता है कि लामिया खतरनाक होती है। डोलन धमकी देता है कि वह लामिया से दूर नहीं जाएगा। यह कप्तान को मजबूर कर देता है कि वह सेलिना से कुछ सवाल पूछे। उनके जवाब देने के बाद डोलन उनसे विनती करता है कि उसे गांव में रहने दें, और यह भी बताता है कि उसके पिता भी उन्हीं की तरह एक इंसान हैं और वह उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अपना अंतिम फैसला लेने के लिए कैप्टन बालन लेटिशिया से सलाह मांगता है और वह बताती है कि सेलिना वास्तव में अच्छी है और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। साथ ही वह यह भी देखती है कि सेलिना ने पूरे समय अपनी आंखें बंद रखी थीं ताकि उनकी इविल आइज से कोई प्रभावित न हो। कप्तान उसके पास जाता है और उससे अपनी आंखें खोलने को कहता है और उसे गांव में स्वागत करता है। यह सुनकर सेलिना खुश हो जाती है और तुरंत बेहोश हो जाती है। जब वह होश में आती है तो उसे उसके नए घर में ले जाया जाता है। वहां कैप्टन बालन ने उसे आरामदायक महसूस कराने के लिए कुछ भरे हुए खिलौने दिए होते हैं। यह देखकर वह बेहद खुश हो जाती है कि यह जगह कितनी अच्छी लग रही है। साथ ही कैप्टन बालन उससे पहले की गई शंका के लिए माफी मांगता है और उसके बेटे को भालू से बचाने के लिए धन्यवाद देता है। तभी वे सभी यह सहमत होते हैं कि वे अपनी अपनी प्रजातियों के बारे में और जानेंगे और साथ मिलकर शांति से रहेंगे। यह दिखाते हुए कि वे एक दूसरे को नहीं जानते, डोलन और सेलिना सबके सामने एक बार फिर से एक दूसरे का परिचय कराते हैं। कुछ दिन बीत चुके हैं और अब ऐसा लगता है कि सेलिना पूरी तरह से गांव वालों के साथ घुल मिल गई है। वह उनसे ऐसे बातें करती और हंसती है जैसे वह यहाँ पूरी जिंदगी रही हो। डोलन को यह देखकर बहुत और देवी को धन्यवाद देता है कि उन्होंने सेलिना को गांव वालों द्वारा मारे जाने से बचा लिया। मायराएल जवाब में कहती हैं कि सेलिना बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए उन्हें उसे बचाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं मिला। डोलन अब भी इस बात पर विश्वास नहीं कर पाता कि एक असली देवी ने उसे इंसानी रूप में जन्मे ड्रैगन प्रार्थना की। उसकी जीवन शक्ति दूसरों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली थी। वह यह भी कहती हैं कि जब वह अपने ड्रैगन रूप में था तब वह जीवन से इतना ऊब गया था कि उसे एक इंसान के रूप में खुश और संतुष्ट देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। डोलन कबूल करता है कि जब हीरो की तलवार ने उसके दिल को भेदा तो उसे अपने मरने पर न तो गुस्सा आया और न ही दुख, बल्कि उसे थोड़ी राहत महसूस हुई कि उसका जीवन समाप्त हो रहा था। लेकिन एक इंसान के रूप में उसने गांव में कुछ प्यारी यादें बनाई हैं और इंसानों को देखकर सीखा कि वे अपने छोटे जीवन का हर दिन पूरी तरह से जीते हैं। इसने उसे एक नया दृष्टिकोण दिया और अब वह धरती पर हर दिन का आनंद लेने लगा है। मायरेल मुस्कुराते हुए कहती हैं कि हाल ही में वह कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रहा है और दावा करती हैं कि यह शायद उस सेलिना की वजह से है, क्योंकि जब से वह इस गांव में आई है वह भी पहले से ज्यादा खुश लगती है। इसके बाद डोलन अपने शारीरिक शरीर में वापस लौट आता है और अगली सुबह खटाकर आया करे, क्योंकि वह कभी कभी दिन की शुरुआत से पहले थोड़ा खुद से वक्त बिताना पसंद करता है। सेलिना माफी मांगती है लेकिन कहती है कि उसे उठना चाहिए क्योंकि आज बाहर क्रिस्टीना मालिडा के खिलाफ प्रैक्टिस लड़ाई कर रही है, जो गांव का वाइस कैप्टन है। पूरा गांव उन्हें लड़ते हुए देख रहा है और लोग यह तय करने की कोशिश कर रहे हैं कि दोनों में से कौन ज्यादा ताकतवर है। क्रिस्टीना और मालिडा की तलवारें एक बार फिर से टकराती हैं, लेकिन क्रिस्टीना देखती है कि मालिडा अपनी पूरी ताकत से नहीं लड़ रही है तो वह पीछे हट जाती है और कहती है कि अगली बार वह पूरी ताकत लगाए। मालिडा सोचती है कि अब उसे इस शहर की योद्धा को दिखाना पड़ेगा कि गांव की लड़ाई कैसी होती है, इसलिए वह अपनी डैगर निकालती है और क्रिस्टीना पर हमला शुरू कर देती है। इस न्योते को मत स्वीकारना क्योंकि बालन एक शराबी है और अगर वह बालन को कहती है कि वह चुप हो जाए क्योंकि उसने पहले ही क्रिस्टीना को बुला लिया है, बालन मान जाता है
और अपने दोस्तों के साथ मस्ती करते हुए चौक से उनके चेहरे पर निशान बनाने लगता है। रात में क्रिस्टीना अपने ही डोलन और सेलिना उसे देख लेते हैं। वे उसके पास आते हैं और सेलिना, जो शायद अंधी है, उससे पूछती है कि क्या वह अपनी तलवार से अभ्यास कर रही है। क्रिस्टीना जवाब देती है कि वह सिर्फ एक वीड वैकर बनने की प्रैक्टिस कर रही है, जिससे सेलिना फिर वह उन्हें अपने घर ले जाती है, ये कहते हुए कि उसका घर बहुत प्यारा और आरामदायक है। और जैसे ही वह लाइट ऑन करती है, वे देखते हैं कि बिस्तर पर घास और तकियों का ढेर लगा हुआ है। सेलिना तुरंत बिस्तर पर कूद पड़ती है, ये दावा करते हुए कि उसे इस बिस्तर पर सबसे अच्छी नींद आती है, और तुरंत क्रिस्टीना को भी उसके साथ शामिल होने के लिए कहती है। डोलन सेलिना से कहता है कि थोड़ा संभल कर, लेकिन ऐसा लगता है कि क्रिस्टीना इस बात की ज्यादा परवाह नहीं करती, क्योंकि वह सीधे बिस्तर पर कूद जाती है। इस बीच सेलिना बताती है कि उसे गांव में बहुत अच्छा लग रहा है और वह उम्मीद करती है कि क्रिस्टीना भी यहाँ अच्छा समय बिता रही है। सेलिना फिर क्रिस्टीना को बताती है कि उसे बेलन की पत्नी का दूध जरूर ट्राई करना, क्योंकि गांव के सभी लोग उस दूध को पसंद करते हैं। ये सुनकर क्रिस्टीना थोड़ा असहज हो जाती है, लेकिन सोचती है कि हर किसी की अपनी पसंद होती है, इसलिए वह इसे जाने देती है। डोलन फिर मुख्य किरदार जैसी बातें करने लगता है कि गांव का जीवन कठिन होता है, लेकिन लड़कियां उसकी इन बकवास बातों में कोई दिलचस्पी नहीं लेती। हम चुनौती देता है कि कोई भी उसकी पत्नी का दूध उससे ज्यादा नहीं पी सकता। थोड़ी अजीब बात है, लेकिन ठीक है। जल्द ही दरवाजा खुलता है और क्रिस्टीना भी टवर्न में प्रवेश करती है। सभी उसका गर्मजोशी से स्वागत करते हैं और बेलन उसे अपनी पत्नी का दूध पीने के लिए बुलाता है। क्रिस्टीना इस अजीब से रीति रिवाज में शामिल होने का फैसला करती है। वह पूरे से कुछ नया आजमाने के लिए कह रही है और उसे दूध का एक जग पेश करती है, यह दावा करते हुए कि यह पहली बार है जब उसकी बेटी ने दूध निकाला है। अब कहानी थोड़ी अजीब हो रही है, लेकिन मुझे तो इसे फिर भी बताना ही है। क्रिस्टीना, जो अब तक खुद को एक अजीब इंसान साबित कर चुकी है, वह दूध भी पी जाती है। यह कहने पर एक बाहरी कमिश्नर आता है और तुरंत डोलन और सेलिना को कई गार्डों से घेर लेता है, यह पूछते हुए कि क्या वह वही व्यक्ति है जिसने इस भूमि पर, जो उनके राजा की है, एक लामिया राक्षस को लाया है। गांव का पुजारी तुरंत कहता है कि लामिया को गांव की भविष्यवक्ता द्वारा ठीक से जांचा गया है और उसने पुष्टि की है कि उसके संदर्भ सही हैं और वह बुरी नहीं है। कमिश्नर कहता है कि उसे देवी मायरल की इच्छाओं पर कोई संदेह नहीं है, लेकिन अगर वह इस देश की नागरिक के रूप में रहना चाहती है तो उसे सरकार की प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। डोलन को इस पर शक होता है, इसलिए वह कमिश्नर से अनुरोध करता है कि उसे उनके साथ राजधानी जाने दिया जाए। कमिश्नर सहमत हो जाता है। इस तरह डोलन और सेलिना को शाही गार्डों के साथ राजधानी की ओर ले जाया जाता है। क्रिस्टीना इसे उसे अपने संस्थान की हेडमिस्ट्रेस से मिलना चाहिए, क्योंकि उसका सरकार पर बहुत प्रभाव है। इसलिए वह अपनी स्पेल्स का उपयोग कर अपनी गति बढ़ाती है और निकल जाती है। वह डोलन और सेलिना से पहले राजधानी पहुंच जाती है, जो अभी भी गाड़ी में सफर कर रहे होते हैं। वह तुरंत एल्फ हेडमिस्ट्रेस ओलिविया से मिलने जाती है। ओलिविया उसे बैठने के लिए कहती है और दावा करती है कि सेलिना को समाप्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसे मायरल का आशीर्वाद प्राप्त है। लेकिन वह यह भी कहती है कि सरकार में एक उच्च पदस्थ जादूगर जिसका नाम के है, सेल को एक खतरे के रूप में देखता है, क्योंकि हाल ही में कुछ लोग गायब हुए हैं। क्रिस्टीना कहती है कि सेलिना ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती और ओलिविया सहमत होती है, यह कहते हुए कि लामिया उन गायबियों के आसपास भी नहीं थी। लेकिन उसे संदेह है कि के सिर्फ किसी और कारण से सेलिना को अवैध रूप से मारना चाहता है। यह सुनकर क्रिस्टीना चौंक जाती है और सोचती है कि बेचारे सेलिना और डोलन, और वह उनकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करती है। This part is end. Subscribe for part 3.